नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कोहली और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल द गुरु पर। और आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और एक्सेल 2016, ये मैंने जो आइकन है एक्सेल 2016 का यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में पिन किया हुआ है और अपनी मर्ज़ी से इनकी पोजीशन जो सेट की हुई है और एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का स्टार्ट मेन्यू के अंदर, जिसके अंदर मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप की अपनी मर्ज़ी से जो है 5 एप्लीकेशंस के आइकन जो हैं पिन किए हुए हैं। अब आइकन स्टार्ट मेन्यू में अगर आप विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1 या विंडोज़ 10 चला रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये आइकन यहाँ पे पिन कैसे करते हैं स्टार्ट मेन्यू में, ताकि आप अगली बार जो है ईज़िली एक्सेस कर सकें इन एप्लीकेशंस को। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कीजिए और विंडोज़ 10 में जो ऑल प्रोग्राम्स है आपको सीधा है, और अगर आप विंडोज़ 7 या 8.1 चला रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू के बिल्कुल ऊपर आपको ऑल प्रोग्राम या ऑल ऐप्स का लिंक नज़र आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये सारी जितनी भी आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं ये सारी की सारी आपको यहाँ पे नज़र। तो मान लीजिए इन एप्लीकेशंस में से कोई एक एप्लीकेशन, ज़रूरी नहीं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ही ऐप्स जो हैं वो पिन करनी है, आप कोई भी जो ऐप है जो इस लिस्ट में आप जो नाम देख रहे हैं उनमें से कोई भी ऐप जो है आप यहाँ पे पिन कर सकते हैं, ताकि वो हमेशा ही यहाँ पे रहे, आपको ढूंढना ना पड़े ऑल ऐप्स के अंदर जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए टैली ERP 9 है और इसका ये जो ऐप है इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट पे पिन करना चाहता हूँ, तो मैं ईज़िली ये कर सकता हूँ बाय राइट क्लिकिंग। तो इस आइकन पे राइट क्लिक कीजिए और फिर आप क्लिक करेंगे पिन टू स्टार्ट वाले लिंक के ऊपर, और जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया आप देखिए ये जो आइकन है टैली ERP 9 का वो यहाँ पे पिन हो चुका हुआ है। और अब आप इसको ईज़िली मूव कर सकते हैं कहीं भी, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके आइकन को होल्ड डाउन कीजिए और जहाँ भी आपकी मर्ज़ी हो इस आइकन को आप रख सकते हैं। अगर स्टार्ट मेन्यू के अंदर आप इसको किसी नई जगह पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने इसे रखा, तो आप इस ग्रुप को एक नाम भी दे सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप इसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कि मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो एप्लीकेशंस हैं उनका अलग से एक ग्रुप बना रखा हुआ है। तो इसी तरह आप कोई भी जो है ऐप है वो यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में पिन कर सकते हैं। और एक बात आप याद रखिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सभी ऐप्स जो हैं वो आपको ऑल ऐप्स सेक्शन के अंदर ही स्टार्ट मेन्यू के नज़र आएंगी। और जैसे कि मेरे कंप्यूटर में ऑफिस 2016 डाला हुआ है मैंने, तो इसके जो आइकन्स होते हैं स्टार्ट मेन्यू के अंदर वो आपको सीधा ही यहाँ पे नज़र आएंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं एक्सेस 2016, और अगर आप स्क्रॉल करें तो ये देखिए ई अल्फ़ाबेट के अंदर एक्सेल 2016 आपको दिखा रहा है। तो इसी तरह अगर आप बाकी की ऐप्स भी देखेंगे तो वो सीधा ही अल्फ़ाबेट के अंदर होएंगी। जैसे कि आउटलुक 2016 है तो वो ओ वाले सेक्शन के अंदर होएगी, जबकि अगर आप पुराने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो वर्जन हैं जैसे कि 2013 या 2007 या 2010 जो है उसमें क्या है कि ऑल ऐप सेक्शन जो होगा ऑल ऐप सेक्शन जो होगा विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8.1 या विंडोज़ 7 का, उसके अंदर एक अलग से फ़ोल्डर बना होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं फ़ोल्डर मैजिक ISO का, और अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो है बाकी की ऐप्स यहाँ पे दिखानी शुरू करेगा। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको स्टार्ट के अंदर यहाँ पे ऐसे लूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं आइकन एक्सेल का या वर्ड का या पावर पॉइंट का, तो आपको देखना क्या है कि आपको एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से एक फ़ोल्डर बना होएगा, उसके अंदर आपको वो सारी ऐप्स जो हैं वो देखनी है। एक्सेल 2016 में ये बात लागू नहीं होती, इसमें जो आइकन्स हैं वो सीधा ही लूज़ ही पड़े होते हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं और सर्च के अंदर जो सी भी ऐप आपने खोलनी है उसका नाम लिखिए, और जो विंडोज़ है वो आपको फ़िल्टर करके उसके रिज़ल्ट दिखाएगी जो भी आपने यहाँ टेक्स्ट लिखा होगा।
जैसे कि मान लीजिए मुझे एक्सेल नहीं मिल रही थी, तो मैं यहाँ पे टाइप किया सर्च बॉक्स में एक्सेल, और एक्सेल के साथ रिलेटेड जो है एक्सेल के साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आपको दिखाने लगे, और यहाँ पे आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूँ एक्सेल शुरू करने से पहले, वो ये है कि अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी आइकन जो है वो आप टास्क बार में भी नीचे ला सकते हैं। टास्क बार में मोस्टली हम वो ऐप्स रखते हैं जो हम पूरे दिन में बार बार यूज़ करते हैं, ताकि हमको बार बार स्टार्ट खोल के इसमें ढूंढना ना पड़े या इधर आके क्लिक ना करने, तो उससे आपका जो है टाइम सेव हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं इन तीनों ऐप्स को यहाँ पे टास्क बार पे रखना चाहता हूँ, इनके आइकन्स, तो वो मैं सिंपली कर सकता हूँ। आप आइकन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, मोर पे जाइए और पिन टू टास्क बार। इसी तरह मैं बाकी ऐप्स पे भी कर देता हूँ जो मुझे नीचे टास्क बार में चाहिए। राइट क्लिक कीजिए आइकन के ऊपर और उसके बाद मोर पे जाइए और पिन टू टास्क बार, और आप देख सकते हैं नीचे की आइकन्स जो हैं नीचे टास्क बार में अपीयर होने शुरू हो चुके हुए हैं। इसी तरह अगर कोई आइकन आपको नहीं चाहिए टास्क बार या स्टार्ट मेनू में, वो आप इजीली हटा सकते हैं। जैसे कि ये विंडो स्टोर और मेल के आइकन्स जो हैं मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं इन पे राइट क्लिक करता हूँ और अनपिन फ्रॉम टास्क बार। इसी तरह ये विंडो स्टोर का जो आइकन है इसको भी मैं अनपिन कर देता हूँ। और अगर आपने स्टार्ट में से कोई आइकन अनपिन करना है तो वो आइकन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एक्सेल 2016। उसके लिए एक बात और आप ध्यान रखिए कि जो आइकन आपने टास्क बार में पिन कर रखे हैं, इन पे आपको सिर्फ एक बार सिंगल क्लिक ही करना होता है। मैंने देखा है कि बच्चे कई बार ज़्यादातर इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो उससे होता क्या है कि अगर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल 2 बार खुल जाएगी, तो वो अननेसेसरी आपको कलन होएगी। अगर एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस खुले होंगे किसी भी एप्लीकेशन के, तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो टास्क बार में आइकन होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नहीं, कोई भी आइकन, इनमें से कोई भी आइकन है उस पर आप सिर्फ एक बार सिंगल क्लिक ही करेंगे उसे ओपन करने के लिए। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं हम। और इसके बारे में जैसे कि मैंने अपने इंग्लिश वाले चैनल द टीचर पे एक रिसेंटली वीडियो डाला था पावर पॉइंट 2016 का, और उस वीडियो में मैंने ये जो रीसेंट फाइल लिस्ट सेक्शन है इसके बारे में भी बताया था, और ये जो टेम्पलेट्स आप इधर देख रहे हो इनके बारे में भी मैंने काफ़ी डिटेल में उस वीडियो के अंदर बताया था। तो इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा आपको। फ़िलहाल हम ब्लैंक वर्कबुक से शुरू करेंगे, और ये जो टेम्पलेट्स हैं और रीसेंट फाइल लिस्ट की जानकारी है वो मैं आपको बाद में अगले वीडियोस में दूंगा। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं एक्सेल 2016 से, और ब्लैंक वर्कबुक की जो टेम्पलेट है इसको हम यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिबन के बारे में बताया था, और ये जो था रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस थे इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, और मैंने आपसे कहा था कि जो टाइटल बार है उसके बारे में थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो जैसे कि हम एक्सेल 2016 से शुरुआत करें, तो सबसे पहले मैं आपको टाइटल बार के बारे में बता दूं कि कोई भी ऐप, एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट की बात नहीं है, कोई भी ऐप आप लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं नोटपैड ही खोल लेता हूँ, तो जो टाइटल बार है वो आपको हर एप्लीकेशन के ऊपर नज़र आएगी। वो ये ज़रूरी बात नहीं है कि वो एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट की हो, कोई भी ऐप आप खोलेंगे तो हमेशा ही आपको सबसे टॉप पे जो है बार आपको नज़र आती है, उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। और मोस्टली उसमें जो है एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम लिखा होता है। तो जैसे कि हम एक्सेल चला रहे हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम एक्सेल, और ये जो नाम दिया हुआ है बुक 1, ये एक टेम्परेरी नाम है जो एक्सेल ने अपनी तरफ से दिया हुआ, और यही नाम आपको नज़र आता है जब आप
फाइल को सेव करते हो। ये मैंने सेव पे क्लिक किया, ब्राउज़ का बटन दबाया, तो वही जो टेम्परेरी नाम था वो आपको यहाँ पे अब नज़र आ रहा है, बुक 1। अगर आप चाहें क्लिक का सेव का बटन दबाएंगे तो ये इसी नाम से इसको सेव कर देगा। और फाइल को सेव करते वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो फाइलों को नाम जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से देते हैं, ताकि आपको बाद में फ़ाइल का नाम पढ़ के ही समझ आ जाए कि फ़ाइल के अंदर लिखा क्या हुआ है। अगर आप फाइलों को नाम ऐसे देंगे, राम, श्याम, बुक 1, बुक 2, तो महीने 2 महीने बाद जब आपकी 30-40 फाइलें हो जाएंगी, वो भी अगर आप रोज़ सिर्फ एक ही फ़ाइल बना रहे हैं, अगर आप मान लीजिए 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे रोज़, और उसमें से एक्सेल पे आपको सारा दिन काम करना पड़ता है, और तकरीबन 10-15 फाइलें आपकी रोज़ एक्सेल की बनती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 महीने बाद आपके पास कितनी फ़ाइलें होंगी। और अगर आप फाइलों को नाम ऐसे देंगे, बुक 1, राम, श्याम, सीता, गीता, तो आप समझ सकते हैं कि बाद में आपको कितनी परेशानी होगी फ़ाइलों को ढूंढने में। तो इसलिए मैं हमेशा ही बच्चों से कहता हूँ कि फ़ाइल को सेव करते वक्त जो नाम है उसका आप थोड़ा ख़ास ध्यान रखा कीजिए। जैसे कि मान लीजिए इस फाइल को मैं नाम देता हूँ डिटेल मार्क्स ऑफ 10th क्लास। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि बड़े नाम लिखने से कि बाद में आपको नाम पढ़ के ही समझ आ जाता है कि हाँ जी फ़ाइल में क्या लिखा हुआ है सॉरी। तो इससे आपको बाद में पता चल जाता है सिर्फ फ़ाइल का नाम पढ़ के ही कि फ़ाइल के अंदर क्या लिखा हुआ। और 2 बातें और हैं जब आप फाइल सेव करते हो, वो है कि एक तो आपको लोकेशन का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। मैंने देखा है कि बच्चे फ़ाइल सेव करते वक्त मोस्टली इस एरिया की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि फ़ाइल की लोकेशन क्या है जहाँ पे हम फाइल को सेव कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर में ही सारी फाइलें ज़्यादातर सेव होती हैं, लेकिन अगर फिर भी आप लोकेशन चेंज करना चाहें तो ये आपके लेफ़्ट साइड पे जो मेन्यू बना हुआ है इसमें से आप लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, कोई भी जहाँ पे भी आप अपना जो है इस वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी बात है वो है सेव एज टाइप। तो अगर आप देखेंगे किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, तो जब भी आप फाइल सेव करेंगे तो ये 3 चीज़ों का ही हमने ध्यान रखना होता है। एक तो लोकेशन का, एक फ़ाइल के नाम का, और तीसरी जो बात होती है वो होती है सेव एज टाइप का। तो यहाँ पे जो सेव एज टाइप है वो है एक्सेल वर्कबुक, और ये जो है एप्लीकेशन द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही सिलेक्ट किया होता है। तो अगर आप इस पर क्लिक करके देखें तो आपको ये देखिए कितनी लंबी लिस्ट नज़र आ रही है। तो अभी मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो विषय है से फाइल टाइप का, ये विंडो के साथ रिलेटेड होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ। इसकी जानकारी मैं जब आपको तब दूंगा जब मैं विंडोज़ 10 के ट्यूटोरियल्स अपलोड करने शुरू करूंगा। फ़िलहाल आप ये बात जान लीजिए कि एक तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ होगा वो एप्लीकेशन के द्वारा ही किया होगा, और दूसरी बात ये है कि ये जो आपको नीचे इतने सारे टाइप दिखा रहा है, इनका एक मतलब तो ये होता है कि एक्सेल जो है वो इतने फाइल टाइप्स को सपोर्ट कर सकती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा हो ना PDF, तो अगर मैं आपको PDF के बारे में तो बता दूं कि ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आपके मोबाइल में और कंप्यूटर्स में एक्रोबैट रीडर ज़रूर इंस्टॉल हुआ होता है। वो होता है PDF फाइलों को ओपन करने के लिए, और यही PDF फाइल टाइप आपको एक्सेल में भी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेल 2016 जो है वो आपकी PDF फाइल को सीधा एक्सेल के ही अंदर ओपन कर सकती है, और उसके लिए आपको एक्रोबैट की ज़रूरत नहीं है। अगर बाय चांस आपको कभी ज़रूरत पड़े, कोई आपके पास ऐसी फ़ाइल है जिसके अंदर कोई लिस्ट वगैरह बनी हुई है, लेकिन जो फ़ाइल का टाइप है वो PDF है, तो आप ये एक बात याद रखिएगा कि ये PDF फाइलें जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट 2016 की तकरीबन वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट तीनों एप्लीकेशंस ही खोल देती हैं। तो इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो इतनी तरह की फ़ाइलों को सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास XML कोई डॉक्यूमेंट, कोई शीट है XML है जिसका टाइप जो है XML है, तो आप फाइल का टाइप देखकर ही समझ सकते हैं कि XML फाइलें जो होती हैं वो एक्सेल सपोर्ट करता है और आप उसमें खोल सकते हैं। खैर इसके बारे में मैं और डिटेल में जानकारी आपको विंडोज़ के ही वीडियोस में दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है
वो एक्सेल के साथ रिलेटेड नहीं है। तो अभी मैं एक बात और है, वो ये कि जब आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जब मैं फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये जंप मार के सीधा ही सेव एज पे जा रहा है। दोबारा से देखिए, ये मैंने फाइल पे क्लिक किया, अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव की बजाय सेव एज पे जा रहा है। तो इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने एक्सेल खोला तो ये बुक 1 जो है, ये मैंने आपको बताया कि ये एक टेम्प्रेरी नाम इसने अपनी तरफ से दिया हुआ है, और मैं जब इस फाइल को सेव करूँगा तो ऑब्वियसली ये मुझसे फ़ाइल को सेव करने के लिए फ़ाइल का नाम, टाइप और लोकेशन पूछेगा। लेकिन बात ये हो रही है कि ये सेव पे क्लिक करने के पर भी सेव एज पे क्यों जा रहा है। तो ये सिर्फ एक्सेल की बात नहीं है। ये देखिए, जैसे मैं मान लीजिए नोटपैड खोलता हूँ और यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। हालांकि इसने जंप तो नहीं किया सेव एज पे, क्योंकि ये नोटपैड है, इसमें ये जो डायलॉग बॉक्सेस दिखाने का तरीका है ये एक्सेल या वर्ड 2016 से जो है डिफरेंट है। ये देखिए, मैंने क्लिक किया सेव पे, तो इसमें भी आप एक बात नोट कीजिए कि मैंने क्लिक तो सेव वाली कमांड पे किया, लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है। मतलब ये है कि अगर आप सेव एज पे भी क्लिक करें तब भी यही डायलॉग बॉक्स आएगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी कभी आप नई फाइल को सेव करते हैं पहली बार, तो एक्चुअल में वो सेव नहीं होती, वो हमेशा सेव एज की ही कमांड चलती है फर्स्ट टाइम। अब ये देखिए, जैसे मैं अभी इसको सेव करता हूँ, अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं दोबारा से फाइल पे जाकर सेव पे क्लिक करूँ तो अब ये सेव एज पे मूव नहीं करेगा और सीधा ही फाइल को सेव करके वापस वर्कबुक में आ जाएगा। तो सेव की कमांड एक्चुअली जो है वो ऑलरेडी जो आप सेव कर चुके हुए फाइलों को सेव एज की कमांड यूज़ करके उनको दोबारा से अपडेट करने के लिए सेव की कमांड यूज़ की जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये शायद डिफरेंस थोड़ा समझ आ गया होगा सेव और सेव एज में। एक बात और है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये सैम्पल वर्कबुक फाइल खोली हुई है, इसमें मैं एक लाइन लिख लेता हूँ कुछ भी और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव एज का जो दूसरा मतलब होता है वो ये होता है कि अगर मैं इस फाइल की डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो बजाय कि कॉपी पेस्ट की कमांड चलाऊँ जो कि विंडो के साथ रिलेटेड होती है, उसकी बजाय अगर मैं जल्दी जल्दी इस फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करूँगा और ब्राउज़ करके इसको मैं एक नया नाम दे दूँगा। ठीक है, टेस्ट वर्कबुक। ये जो मैंने मेरी जो सैम्पल वर्कबुक थी उसको मैंने सेव एज करके नया नाम दिया टेस्ट वर्कबुक। और ये क्या है, अब इसकी डुप्लीकेट एक कॉपी बन गई है और इसमें मान लीजिए मैं मैटर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। अब हम सब कुछ बंद कर देते हैं और एक्सेल को दोबारा से खोलते हैं। तो सेव एज जो है वो एक आसान तरीका है फाइल की डुप्लीकेट करने का। अब जैसे मान लीजिए, ये देखिए, जैसे मैंने वीडियो शुरू होते सार ही आपको बताया था कि ये रीसेंट फाइल लिस्ट का सेक्शन होता है। अभी जैसे मैंने लास्ट आज के दिन में 2 ये फाइलें बनाई हैं, सैम्पल वर्कबुक और टेस्ट वर्कबुक। यहाँ पे देख के ही आपको समझ आना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग वर्कबुक्स हैं। और अगर मैं इनको खोलना चाहूँ तो यहीं पे मैं क्लिक करके सैम्पल वर्कबुक को खोल सकता हूँ और इसमें देखिए लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। और अब मैं दूसरी फाइल खोलता हूँ टेस्ट वर्कबुक और इसमें आप देखेंगे तो एक्सेल 2016 अकेला ही लिखा हुआ। तो ये सेव एज जो होता है वो इजी वे है फाइल का डुप्लीकेट करने का। जब कंटेंट्स आपको तकरीबन सेम ही चाहिए और आपने थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशंस करनी है और आप चाहते हैं कि आपकी ओरिजिनल जो फाइल है उसको भी कुछ ना हो, तो अब तब आप सेव एज की कमांड जो है इस्तेमाल करके
ईज़िली फाइल की डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे टाइटल बार की, तो जो भी आपने नाम दिया फाइल को सेव करते वक्त वो यहाँ पे अपीयर होगा और उसके साथ जो है एप्लीकेशन का नाम होगा। ये नीचे जो ऑफिस रिबन है, इसके बारे में जानकारी जो है मैं अपने पिछले वीडियो में आपको पूरी तरह से दे चुका हूँ। अब एक्सेल में जो बाकी चीज़ें हैं मैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं, और ये जो बार आप देख रहे हैं इसको हम फार्मूला बार बोलते हैं। उसके नीचे जो है ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सेल की, जिसको हम वर्कशीट बोलते हैं। ये देखिए नीचे नाम भी लिखा हुआ है शीट 1। एक्सेल 2013 और एक्सेल 2016 में बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपकी, एक बात मैं इसको क्लियर करने से पहले आपको और बता दूं कि एक्सेल की जो फाइलें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम एक्सेल की फ़ाइल को सेव करते हैं तो जो सेव एज टाइप नीचे लिखा आ रहा है वो होता है एक्सेल वर्कबुक। तो एक्सेल की जो फाइल्स हम सेव करते हैं, हम उनको अगर कंप्यूटर भाषा में कहें तो हम उसको वर्कबुक बोलते हैं। जैसे कि अगर वर्ड की फ़ाइल को हम सेव करें तो उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और पावर पॉइंट की फाइल को जब हम सेव करते हैं तो हम उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इसी तरह एक्सेल की फ़ाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं, और वर्कबुक के अंदर एक्सेल में वर्कशीट्स होती हैं। और एक्सेल 2013 जो कि मैं आपको बता रहा था, और 2016 में बाय डिफ़ॉल्ट एक ही वर्कशीट होती है। अगर उससे पुराने वर्जन देखिए, जैसे कि 2007 या 2003 एक्सेल में, आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है 3 वर्कशीट्स नज़र आएंगी। तो लेकिन एक्सेल 2013 और 16 में तो माइक्रोसॉफ्ट ने वो बाय डिफ़ॉल्ट जो 3 थी, वो 3 में से 2 को रिमूव करके अब सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ही शीट नज़र आती है। और वर्कशीट्स जो हैं वो, इनके बारे में मैं जानकारी आपको अपने अगले एक्सेल के वीडियोस में दूंगा। फ़िलहाल आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि एक्सेल 2013 और 16 में बाय डिफ़ॉल्ट एक ही वर्कशीट होती है बजाय कि 3 के, जो कि पुराने वर्जन में 3 होती थी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक तरह का, अगर आपने कभी वर्ड चलाया हो या कंप्यूटर में और एप्लीकेशंस अगर देखी हों, तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसे जो ग्रिड्स बनी होती हैं, आपको ये ग्रिड्स जो हैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में नज़र आती हैं। तो मोस्टली वैसे हम इनको टेबल्स बोलते हैं, लेकिन एक्सेल में टेबल नहीं बोलते हम इनको, ये ग्रिड लाइन्स हम इसको कह सकते हैं। और ये ग्रिड लाइन्स जो हैं ये डिवाइड हुई हैं डिफरेंट कॉलम्स में। ABCD जो आप देख रहे हैं ऊपर हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ये जो A है ये एक पूरा कॉलम माना जाता है। जैसे कि ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये एक पूरा कॉलम है, H कॉलम। और इधर अगर आप देखें तो ये इधर रोज़ को नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, और जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये एक 5 नंबर रो है, ये कंप्लीट रो है जो मैंने सेलेक्ट की है। और जहाँ पर कॉलम और रो जाकर मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो जहाँ पर कॉलम और रो मिलते हैं जाकर, उस सेक्शन को हम सेल कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इज़ कॉल्ड ए सेल। तो ये एक सेल है। और अगर आप यहाँ पे देखें नेम बॉक्स में, तो आपको नज़र आएगा कि इस सेल की जो रेफरेंस है वो क्या है, F5। मतलब मैं F कॉलम पे खड़ा हूँ और 5 नंबर रो पे खड़ा हूँ, इसीलिए आपको ये सेम ही रेफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है। मान लिया जब अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इमीडिएटली आपको यहाँ से पता चल जाएगा आप P19 पे खड़े हैं। तो ये फ़िलहाल आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि नेम बॉक्स में आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है सेल की रेफरेंस दिखाता है। और ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है नेम बॉक्स का, ये आपको मैं एक्सेल के अगले वीडियोस में बताऊंगा। और ये फार्मूला बार जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये भी इसके बारे में मैं आपको जानकारी जो है अगले वीडियोस में दूंगा, जब हम एक्सेल की शीट्स में फार्मूले वगैरह लगाने शुरू करेंगे। तो एक बात आप याद रखिए कि एक एक्सेल की एक ही वर्कशीट जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, और काफ़ी बड़ी से मेरा मतलब है काफ़ी बड़ी। और ये कितनी बड़ी होती है ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें कि एक्सेल में जो कॉलम की जो टोटल कॉलम्स होते हैं वो होते हैं 16,384 कॉलम। तो आप अंदाज़ा लगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है इसके एंड सेल तक, एंड वाले कॉलम तक पहुंचने में। वैसे आपको मैं दिखा देता हूँ एक शॉर्टकट यूज़ करके, ये जाएगा XFD तक।
जैसे आपने देखा होगा ABCD से लेकर Z तक, फिर उसके बाद AA AB AC शुरू हो गया, और इसी तरह फिर BA BB BC ऐसे शुरू हो जाएगा। तो ये 16,384 कॉलम होते हैं टोटल। और उसके बाद अगर आप रोज़ देखें, ठीक है, तो ये रोज़ तो काफ़ी ज़्यादा है। और ये कितनी ज़्यादा है, इसके लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि इसकी जो रो की टोटल वैल्यू है वो है 10,48,576। और ये इतनी रोज़ हैं कि पिछले मैंने देखा था 3-4 महीने पहले एक वीडियो आया था यूट्यूब पे, तो उसमें एक बंदे ने डाउन एरो की पे हाथ रखा हुआ है और वो स्क्रॉल कर रहा है इस लिस्ट को, ये कि वो 10,48,576 नंबर जो रो है उस पर कितनी देर में पहुंचेगा, और घंटे लग गए थे कुल लास्ट वाली रो पर पहुंचने में। तो मैं हालांकि एक शॉर्टकट दबा के अब इसकी लास्ट रो पे चला जाता हूँ। ये देखिए 10,48,576 नंबर रो है, ये लास्ट रो है इसकी। तो ये इतनी बड़ी शीट्स की क्या ज़रूरत पड़ती है? तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि हाँ जी, इसमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सेल जो है ये ज़्यादातर, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने कभी बड़ी सी लिस्ट बनानी है जिसमें आपने कोई किसी भी तरह की रिकॉर्ड मैनेजमेंट करनी है, तो आप एक्सेल में ही करना पसंद करेंगे बजाय कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल्स में। ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी हम वर्ड 2016 खोलते हैं, और इसमें भी क्या है, वर्ड में इसमें भी टेबल्स होते हैं। हालांकि इसकी मैं जो डिटेल में जानकारी आपको वर्ड के जो वीडियोस होंगे उनमें ही दूंगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सेल की वर्कशीट की तरह ही नज़र आ रहे हैं। और इसमें काफ़ी बड़े टेबल भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 10/75। तो ये इसमें भी आप 100 and thousands ऑफ पेजेस जो है नीचे नीचे बना सकते हैं, और काफ़ी बड़ी लिस्टें इसमें भी बनाई जा सकती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर मान लीजिए मैंने 500-700 बंदों की कोई लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए मैं एक्सेल को ही प्रेफर करूँगा वर्ड की बजाय, क्योंकि इसमें बाद में अगर आपने उसी लिस्ट को या उन रिकॉर्ड्स को मैनेज करना है तो वो एक्सेल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो ऊपर कमांड्स आप देख रहे हैं ये सारी रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए ही यूज़ होती हैं, जैसे कि सॉर्ट एंड फिल्टर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। हालांकि इसमें भी आप टेबल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप फार्मूलास लगा सकते हैं, जिससे काम आपका बहुत आसान हो जाता है। वर्ड में ये चीज़ नहीं है। वर्ड में आप कैलकुलेशंस कर तो सकते हैं, लेकिन वो आप ये कह लीजिए कि प्लस माइनस डिवाइड वगैरह ही कर सकते हैं, जबकि एक्सेल में तो 1000 ऑफ फंक्शंस होते हैं अलग अलग तरह के फार्मूले लगाने के लिए। ठीक, फंक्शन और फार्मूला में मैं आपको डिफरेंस बाद में बताऊंगा। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो और भी बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे डाटा मैनेजमेंट की देखिए आप कितनी सारी कमांड्स हैं इसमें, और रिव्यू कर सकते हैं, अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जो एक्सेल में ही आपको ये मिलेंगे, ये वर्ड में नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपने 5000 बंदों की कोई लिस्ट बनाई है, उसमें से कोई पर्टिकुलर डाटा आपको चाहिए, तो वो एक्सेल में आप फटाफट कर सकेंगे बजाय कि वर्ड के। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर छोटे मोटी लिस्टें बनानी है तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कैलकुलेशंस करनी है और लिस्ट आपकी जो काफ़ी बड़ी बनने वाली है अगर आपको पता है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सेल ही यूज़ कीजिएगा। तो उसके बाद ये नीचे जो आप देख रहे हैं इसको हम स्टेटस बार वैसे बोलते हैं। पुरानी अगर आप एप्लीकेशंस देखें तो उसमें एक स्पेशली ऑप्शन होता था नीचे कि आपने स्टेटस बार देखनी है कि नहीं देखनी। तो इस पर आपको काफ़ी चीज़ें दिखाएगा जैसे जैसे हम काम करेंगे। फ़िलहाल तो आप ये बात याद रखिए कि इस जो लास्ट नीचे बार आपको नज़र आ रही है इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं, और
इस पे भी कुछ कमांड्स लगी हुई हैं, इनके बारे में भी जानकारी जो मैं आपको अगले वीडियोस में दूंगा। तो हालांकि मैंने आपको कुछ बताया तो नहीं है एक्सेल के बारे में अभी, ये सिर्फ एक तरह का इंट्रो था जिसमें आपको मैं एक्सेल का यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा था कि हम काम कर रहे थे टेस्ट वर्कबुक के साथ, और उसके साथ ही हमने ये जो है सबसे पहली फ़ाइल बनाई थी सैम्पल वर्कबुक, और इसी को मैंने सेव एज़ किया था टेस्ट वर्कबुक के नाम से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसको हम बोलते हैं टास्क बार बटन। ये जो नीचे आपको नज़र आते हैं जो ओपन किए हुए हैं आपने जो एप्लीकेशन है, ये सारे के सारे ही टास्क बार बटन ही कहलाते हैं। लेकिन ये देखिए आप ध्यान से कि आपने एक्सेल खोला हुआ है तो नीचे एक वाइट सी बार नीचे नज़र आ रही है, जिससे इंडिकेट हो जाता है कि ये जो एप्लीकेशन है जो वो ओपन हुई है। ये देखिए वर्ड के नीचे ये नहीं है वाइट लाइन, और पावर पॉइंट के नीचे भी नहीं है। अब ये देखिए मैं वर्ड को ओपन करता हूँ तो वो वाइट बार जो है वो इसके नीचे भी आ जाएगी, जिससे इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ जी ये ऐप जो है वो खुली हुई है। ये देखिए अब दोनों के नीचे वाइट बार नज़र आ रही है, अब पावर पॉइंट के नीचे नहीं है। और जैसे ही मैं इसे क्लोज़ करूँगा वर्ड को, वो तो बार नीचे से गैप हो जाएगी, तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन नहीं खुली हुई। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि अगर आप टास्क बार के बटन पे जब क्लिक करते हैं तो अगर एक से ज़्यादा आपने वर्कबुक्स या फाइल्स खोली हुई हैं तो वो आपको ऐसे लिस्ट बना के दिखाता है आइकन्स के रूप में। और जैसे ही आप ऊपर ये देखें, एक जैसे ही आप इनके ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो पीछे आपको जो है लाइव प्रीव्यू दिखाता है बिना क्लिक किए हुए। मतलब आपको ये जैसे आपने सिर्फ देखना ही है कि ये सैम्पल वर्कबुक में क्या है, तो सिर्फ आप इसके अगर ऊपर होवर करोगे अपनी माउस तो पीछे आपको प्रीव्यू दिखा देगा और आपको क्लिक करने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपने ये नहीं खोलनी, ये खोलनी है, तो प्रीव्यू देख लिया आपने पीछे, उसके बाद अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। और जो लास्ट बात मैं आपको बताने जा रहा था वो ये थी कि आपने अगर एक से ज़्यादा फाइल्स खोल रखी हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी फाइल में एक साथ काम करे हो। नहीं तो अगर आप बिल्कुल जैसे कि मान लीजिए बिगनर हैं तो ये आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा और आपका नुकसान भी कर सकता है। नुकसान कैसे कर सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये मैंने इस फाइल में चेंजेस की टेस्ट वर्कबुक के अंदर, उसके बाद मैं सैम्पल वर्कबुक में चला गया। अब क्या है, मैं एक्सेल को क्लोज़ करता हूँ तो ये मुझसे उसने कुछ भी नहीं पूछा और सैम्पल वर्कबुक को सीधा ही क्लोज़ कर दिया। वो इसलिए कि वो जो फाइल थी वो सेव्ड थी और उसमें मैंने कोई भी सेव करने के बाद चेंजेस नहीं की, इसलिए उसने मुझसे बिना पूछे ये जो फाइल थी वो क्लोज़ कर दी। अब इसी तरह जब मैं टेस्ट वर्कबुक को क्लोज़ करने जाता हूँ तो ये देखिए अभी ये डायलॉग बॉक्स आ गया। तो कभी भी आप जब किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज़ करें और ये डायलॉग बॉक्स आए जिसमें सेव, डोंट सेव और कैंसिल का बटन लगाओ, हालांकि इस पे ऊपर लिखा भी हुआ है काफ़ी कुछ, अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ कि आपने चेंजेस करने के बाद जो है अपनी फ़ाइल को सेव नहीं किया होगा। क्या आप सेव करना चाहते हैं? तो अगर मैं इस पर सेव पे क्लिक करूं तो जो भी मैंने चेंजेस किए हैं, जैसे कि मैंने ट्यूटोरियल वर्ड जो है ऐड किया था, वो इस वर्ड को फाइल के अंदर सेव करके फाइल को क्लोज़ कर देगा और एक्सेल भी क्लोज़ हो जाएगी। अगर मैं डोंट सेव करूं तो ये ट्यूटोरियल शब्द डिलीट हो जाएगा और जैसे फाइल इस सेव लास्ट सेव की थी वैसे ही रह जाएगी। और गलती से अगर आपने ये क्लोज़ की कमांड चला दी है, आप नहीं चलाना चाहते तो कैंसिल का बटन दबाइए तो वापस वहीं पे आ जाएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर एक से ज़्यादा फाइलें, अगर आप बिगनर हैं और आप एक से ज़्यादा फाइलें 5-5, 7-7 फाइलें एक साथ खोल के रखते हैं तो उसमें क्या है, कन्फ्यूज़न क्या होएगी कि जब आप ऐसे क्लोज़ कर रहे हो तो किसी को आप सेव कर दोगे, किसी पे डोंट सेव दबा दोगे, तो ये बात थोड़ी आपने ध्यान रखनी है। इसी के लिए मैं आपको थोड़ा ये डिटेल में बता रहा था। एक मैं आपको लास्ट चीज़ बता दूं जिसके कारण ये मैंने आपको टॉपिक इतनी डिटेल में बताया, वो ये है, दोबारा से टेस्ट वर्कबुक और सैम्पल वर्कबुक को खोलता हूँ। और जो
टेस्ट वर्कबुक है, इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। जो लास्ट कमांड मैं आपको बताने जा रहा था वो ये थी कि फाइल को आपने सेव किया। अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हैं, मतलब अभी आपने एक्सेल सीखनी शुरू ही की है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार में फ़िलहाल जो है एक ही वर्कबुक के अंदर काम कीजिए, बजाय कि एक साथ कई फाइलें खोलने के। तो उसके लिए आपने करना क्या, जैसे मान लीजिए आप टेस्ट वर्कबुक में काम कर रहे थे और साथ में ही आपने सैम्पल वर्कबुक भी खोल ली, तो आप एक काम कीजिए कि टेस्ट वर्कबुक में वापस जाइए, इसको सेव कीजिए और फाइल के अंदर कमांड होती है क्लोज़ की। तो इसको आप जिस शीट में या जिस वर्कबुक में या जिस फाइल में आपने काम ख़त्म कर लिया, उसको सेव करने के बाद आप क्लोज़ कर दीजिए, ताकि ये जो नीचे टास्क बार पे आप जब भी क्लिक करें तो आपको मल्टीपल फाइल्स ना दिखाए और आपको पता हो कि आप कौन सी फाइल में काम कर रहे हो। अगर आप एक साथ 10 फाइलें शुरू में ही खोलनी शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, और हो सकता है कि आप एक्सेल को क्लोज़ करते वक्त जिस फाइल को सेव करना चाहिए था उसको डोंट सेव करते हैं, और जिसको नहीं सेव करना था उसको सेव करते फिरें। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बात अच्छी रहेगी कि वो एक बार में एक फ़ाइल में काम करें और उसके बाद उसको सेव करने के बाद यहाँ से फाइल के मेन्यू में जाके क्लोज़ की कमांड से बंद कर दें। तो अगर अब आप देखें तो ऊपर कोई भी कमांड जो है चल नहीं रही है, सारी कमांड डिसेबल हो गई हैं। वो इसलिए डिसेबल हो गई हैं क्योंकि आपने कोई नीचे वर्कबुक नहीं खोली हुई है। अब मैं फाइल मेन्यू पे जाके न्यू पे क्लिक करता हूँ और ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए कमांड्स एक्टिवेट हो गई हैं और अब हमारे पास जो है बुक 1 खुली हुई है, जो कि एक टेम्परेरी नाम एक्सेल ने अपनी तरफ से दिया हुआ है। और अगर आप नीचे भी आएँ तो यहाँ पे भी आपको माउस ओवर करने पर सिर्फ एक ही आइकन दिखा रहा है, इसका मतलब है कि एक ही फाइल खुली हुई है अभी फ़िलहाल। और ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, वो जो मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, जो ऑफिस रिबन के साथ ताल्लुक़ रखती है। और वो ये है कि जैसे अभी मैंने आपको 2 कमांड्स अभी बताई हैं, फाइल सेव और फाइल क्लोज़ की। तो अगर आप देखें, ये देखिए सेव का बटन भी लगा हुआ है। तो अगर आप देखें बटन के साथ कमांड का नीचे जो है, इसको जो नीचे ये नज़र आ रहा है ना आपको, इसको हम बोलते हैं टूल टिप। तो ये टूल टिप जो है तकरीबन आपको हर कमांड पे ही नज़र आएगा। जैसे ये देखिए मैं बोल्ड के ऊपर होवर करता हूँ माउस को, तो ये बता रहा है कि ये बोल्ड की कमांड है, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। और उसके साथ जो है इस कमांड का कीबोर्ड शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, Ctrl+B। और इसी तरह अगर आप सेव पे जाएँ तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है Ctrl+S, जो है सेव का शॉर्टकट है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये आपको हालांकि मैं डिटेल में अपने अगले वीडियोस में बताऊंगा, जब मैं कभी आपको कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में बताना शुरू करूंगा। ये मैं आपको अभी के लिए इसलिए दिखा रहा था कि जो मैंने आपको 2 कमांड्स बताई हैं ना, न्यू और सेव, तो इनके जो है शॉर्टकट, सेव का तो Ctrl+S है और न्यू का Ctrl+N होता है। और एक मैंने आपको कमांड बताई है क्लोज़ वर्कबुक की, कि एक से ज़्यादा फाइलें मत खोलिए और साथ फाइलों को क्लोज़ करते रहिए। तो जो क्लोज़ का जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+W। तो Ctrl+W मैंने किया। अगर मैंने फ़ाइल ना सेव की होती तो क्लोज़ करने से पहले वो सेव एज़ डायलॉग बॉक्स आ जाता और मुझसे जो एक्सेल है खुद ही पूछ लेते कि अगर आप फाइल ये सेव करना चाहते हो कि नहीं। हालांकि अभी मैंने फ़ाइल सेव की हुई थी, इसलिए Ctrl+W दबाते सारी उसने बिना कुछ पूछे ही फ़ाइल को सेव करके, सेव तो ऑलरेडी थी, वो बिना पूछे ही सीधा ही क्लोज़ कर दिया। और अगर हम अभी मैं Ctrl+N दबाऊँ तो ये न्यू वर्कबुक आ जाएगी। तो इस तरह आप जब मर्जी Ctrl+N दबा के नहीं खोलिए, Ctrl+S से सेव कीजिए और सेव करने के बाद Ctrl+W से क्लोज़ कर दीजिए। और ये आप जितनी बार मर्जी कर सकते हैं किसी भी फाइल के लिए। तो जो रिबन की मैं आपको कमांड बताने जा रहा था, वो ये जो वो कमांड है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, लेकिन वो आप तभी चला सकेंगे कि अगर आप पहले ये चीज़ें छोटी छोटी जो याद रखनी शुरू करें। जैसे कि न्यू का शॉर्टकट क्या होता है जी, वो न्यू का शॉर्टकट Ctrl+N होता है, सेव का Ctrl+S होता है और क्लोज़ का Ctrl+W होता है। तो ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि रिबन में एक काफ़ी जो खासियत है वो ये है कि रिबन की आप कोई भी कमांड कीबोर्ड से चला सकते हैं। हालांकि जैसे आप देखें तो Ctrl+S जो है सेव का शॉर्टकट है, Ctrl+B बोल्ड का, Ctrl+I इटैलिक का,
और कंट्रोल यू अंडरलाइन का, लेकिन हर कमांड का शॉर्टकट नहीं होता। जैसे कि अभी फॉर्मेट पेंटर है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। रैप टेक्स्ट है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो रिबन जो है 2007 2003 शायद, अभी मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि वो बहुत पुराने वर्जन हो चुके हुए हैं। तो मेरा ख्याल है जहाँ तक 2003 या 2007 से जो ऑफिस रिबन था उसमें एक काफ़ी अच्छी ख़ास बात ये आई थी कि अगर आप ऑल्ट की अपने कीबोर्ड से एक बार दबाएं, ऑल्ट की, तो ये देखिए ऊपर जो है ऑफिस रिबन में काफ़ी कुछ हाईलाइट हो गया। जैसे फाइल के लिए F, होम के लिए H, इंसर्ट के लिए N, और ऊपर जो क्विक एक्सेस टूल बार है जो मैंने बताया था थोड़ा सा इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में, उसमें भी जो बटन्स लगे हुए हैं वो भी हाईलाइट हो गए हैं। जैसे कि ऑटो सेव के लिए 1, सेव के लिए 2, अंडू के लिए 3 और रीडू के लिए 4। और इसी तरह बाकी सभी मेन्यूज़ के जो टैब्स हैं उनके भी हाईलाइट किए हुए हैं उसने। व्यू के लिए W है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जैसे मैंने ऑल्ट की एक, दोबारा मैं दबाता हूँ ऑल्ट की तो वो हट गए। अब मैं फिर से ऑल्ट की दबाता हूँ तो ये हाईलाइट हो चुके हुए हैं सारे। अब इसका मतलब क्या है कि अगर अब मैं H दबाऊँ होम के लिए, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ऑल्ट H जब आप दबाएंगे तो ये क्या करेगा एक्सेल की होम टैब के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं उन सब के शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। और अगर अभी मैंने जैसे मान लीजिए अब मैं रैप टेक्स्ट चलाना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया उसका कोई कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है, तो रैप टेक्स्ट, हालांकि ये सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है एक्सेल की मेरे हिसाब से, ये काफ़ी अच्छी कमांड है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में तो मैं बाद में बताऊंगा। ये मर्ज एंड सेंटर है, ये काफ़ी अच्छी कमांड्स होती हैं। अब जैसे मान लीजिए मर्ज एंड सेंटर ही है, इसका मतलब मर्ज एंड सेंटर का होता है कि कम से कम एक से ज़्यादा सेल्स को एक बना देना। वो आप 2 को 1 बनाएं या 4 को 1 बनाएं, इस कमांड ये, हालांकि इसका डिटेल में आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये मैं आपको शॉर्टकट की जो है डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी जैसे देखिए ये मैंने 3 सेल्स को सिलेक्ट किया और भी मैं मर्ज एंड सेंटर की कमांड चलाना चाहता हूँ और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट H और उसके बाद M। तो ये मर्ज एंड सेंटर की कमांड खुल गई कीबोर्ड से ही। और ये अभी पूछ रहा है भी आपने मर्ज एंड सेंटर कैसे करना है, तो मान लीजिए मैंने टॉप वाला ही करना है तो मैं इस पर एंटर कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मर्ज एंड सेंटर करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऑल्ट H M और एंटर। तो ये देखिए 3 चीज़ें एक साथ चली। ऑल्ट H से होम टैब हाईलाइट हुआ और उसकी सारी कमांड्स हाईलाइट होगी। M दबाने पर मर्ज एंड सेंटर का ड्रॉप डाउन बटन खुल गया और उसके बाद ऑल्ट H से मैंने दबाया, फिर मैंने M दबाया और ये या तो मैं चूज़ कर सकता हूँ या सीधे ही एंटर करके मर्ज एंड सेंटर चला सकता हूँ। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि इस तरह आप कोई भी कमांड एक्सेल की जो है यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से ही। ये मतलब आपको समझाने के लिए मैं ये सारी बातें आपको बता रहा था इतने डिटेल के अंदर। और ये सिर्फ एक्सेल के अंदर ही नहीं, ऐसे ऑफिस रिबन जो है बिहेव करता। जैसे कि कल मैंने आपको अपने ऑफिस रिबन वाले वीडियो में बताया था कि ऑफिस रिबन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सभी एप्लीकेशन में एक ही तरीके से काम करता है। सेम ही तरीके से अगर आप ऑल्ट H जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दबाएंगे तो सेम ही वे है, उसी तरीके से ये इसके अंदर भी सारी की सारी कमांड्स हैं और उनके जो शॉर्टकट्स हैं वो हाईलाइट कर देगा। बस डिफरेंस जो है वो जो कीवर्ड शॉर्टकट और ये वाले शॉर्टकट्स में है वो ये है कि ये एक्चुअल में हम इनको कोई शॉर्टकट नहीं कहते, क्योंकि शॉर्टकट तो ईजी होता है। जैसे कि अगर आपने इसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल B दबाया तो बोल्ड हो गया, ये एक ईजी शॉर्टकट है। इसी तरह मान लीजिए मर्ज एंड सेंटर का अगर शॉर्टकट होता कंट्रोल M, तो आप कंट्रोल M दबाना ज़्यादा पसंद करते बजाय कि ऑल्ट H फिर M दबाने के फिर एंटर करने के। उसके बजाय कंट्रोल M जो है वो ज़्यादा इजी रहता है आपके लिए, लेकिन वो शॉर्टकट है नहीं। इसलिए आप जिनके शॉर्टकट नहीं हैं वो कमांड जो हैं वो आप यहाँ से यूज़ करना पसंद करेंगे बजाय कि जिनके शॉर्टकट हैं। अभी जैसे आपने बोल्ड करना है किसी टेक्स्ट को, मान लीजिए इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल B दबाना आप ज़्यादा पसंद करेंगे कि कंट्रोल ऑल्ट H दबाकर फिर B दबाएंगे। तो ये थोड़ा लंबा लेंथी तरीका हो जाएगा ना। ऑल्ट पहले आपने दबाया फिर आपने H दबाया
सॉरी अल्ट दबाया, फिर आपने एच दबाया, और बोल्ड के लिए इन्होंने 1 रखा हुआ है तो आप 1 दबाएंगे। तो ऐसा लंबा घूम कर आने की बजाय जिन कमांड्स के कीबोर्ड शॉर्टकट हैं वो आप सीधे ही चलाइए, और जिनके नहीं हैं उनको आप इस तरीके से चला सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी जानकारी थी एक्सेल के 2016 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको एक और बात बताई थी कि 16,384 कॉलम है और 10,48,576 रो हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी जो हैं लिमिटेशंस होती हैं एक्सेल की, मतलब अगर आप नई वर्कबुक के अंदर काम करें, जैसे कि मैं अभी तो उन बातों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ कि जैसे कॉलम विड्थ है, तो एक कॉलम है, जैसे ये कि मान लीजिए एक कॉलम है, तो इसमें आप कितने अक्षर लिख सकते हैं, तो इसकी भी एक लिमिट है कि जैसे 255 करैक्टर जो हैं एक कॉलम की विड्थ के अंदर आ सकते हैं मैक्सिमम। और इसी तरह अगर रो की हाइट देखें, तो हालांकि इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, अगर आप रो की हाइट देखें तो हाइट के हिसाब से 409 पॉइंट की जो है मैक्सिमम हाइट आप रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ से हाइट चेंज कर रहा हूँ, तो ये अभी 213 हैं, तो अगर मैं इसको और बढ़ाता रहूँ, ये देखिए, तो ये 409.50 से आगे नहीं जा रहा। तो इसी तरह और भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, हर एक एप्लीकेशन की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और एक्सेल में ऐसे बहुत सारी जो हैं वो लिमिटेशन है। ये सिर्फ एक ओवरऑल छोटा सा ओवरव्यू था एक्सेल के जो फंक्शन है, और जो मैंने आपको ये न्यू, क्लोज या ऑफिस रिबन की जो चीज़ें बताई हैं, ये सारी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या और एप्लीकेशन में भी सेम ही तरीके से बिहेव करती हैं। तो इसीलिए इस कोर्स का नाम जो मैंने रखा था वो बेसिक कोर्स कहते हैं इसको। और बेसिक का मतलब होता है कि जैसे कि सेव कमांड का बेसिक क्या है, तो जो सेव कमांड का बेसिक है वो जहाँ पर भी सेव कमांड होगी उसमें वो सेम ही तरीके से काम करेगा। जैसे कि मर्ज एंड सेंटर कमांड है, तो मर्ज एंड सेंटर अगर एक्सेल में है तो एक्सेल में हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो, मर्ज का मतलब जो है वो सेम ही रहेगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारियाँ थी जो मैंने आपको एक्सेल के बारे में बताई। इससे अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पहली फ़ाइल अपनी बनाएंगे एक्सेल की, और फिर मैं आपको एक्सेल की थोड़ी सी कमांड सिखानी शुरू करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि ये थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, 50 मिनट के करीब, फिर भी मैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ख़ास तौर पे उन फ्रेंड्स के साथ जो एक्सेल सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से। अगर आपको लगता है कि ये मेरे पढ़ाने का ढंग जो है बिल्कुल आपको अच्छा लगा है और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें मेरे नए वीडियो के, तो आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ बेल का जो आइकन बना है उसको भी दबा सकते हैं। इससे क्या आपको नोटिफिकेशन जो हैं वो आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आते रहेंगे। और अगर आप मोबाइल के थ्रू ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपके मोबाइल पे वो बेल का बटन आइकन ऑन करने से नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा वो इस चैनल के ऊपर, वो चाहे एक्सेल का हो, वर्ड का हो, आपको हर बार नया वीडियो डालते सारी नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपका समय ख़राब नहीं किया होगा और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आपका समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार और गुड बाय।